Mr. Ramurthy, I am stuck here. I would like to know more about casein plastics, where it is used and how it is made. Answer is this, sir. Casein is a protein and it is obtained in cow's milk. Cow's milk contains fats, lactose and casein. Cow's milk is coagulated with the help of an acid and it dried after removing the water contents. Later it is plasticized with water and it is then formalized, means adding formaldehyde to it, making a cross-linked casein formaldehyde, and it is very attractive plastic having horn-like texture. It finds its use extensively in making classic and fancy coat buttons. A few people still love to use these buttons. मिस्टर राममूर्ति, मैं यहाँ जरा सा मुझे यहाँ पे इसलिए रुकना पड़ रहा है कि मुझे इस कैसीन प्लास्टिक्स में इंटरेस्ट है। ये कहाँ यूज़ होती है और कैसे बनाई जाती है? तो इसका आंसर है सर, कैसीन इज ए प्रोटीन। कैसीन एक ऐसी प्रोटीन है जो गाय के दूध में मिलती है। काव के मिल्क में जो है के कंटेंट्स जो है वो फैट होता है। काव मिल्क में फैट होता है, लैक्टोज होता है और कैसीन होता है। और ये कैसीन ही ऐसा सब्सटेंस है जो प्लास्टिक बनाने में मदद करता है। क्या करते हैं हम, जैसे दही को दूध से दही बनाया जाता है एसिड डालने के बाद, ऐसे ही काव मिल्क को यहाँ भी हम उस प्रोसेस को कोगुलेट कहते हैं टेक्निकली। काव के मिल्क को हम कोगुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसिड। जैसे दही से दूध से दही बनाया जाता है, ऐसे ही इस मिल्क को एसिड डाल के इसमें इसे कोगुलेट कर लेते हैं। कोगुलेशन के बाद उसे उसमें से वाटर कंटेंट सॉलिड हो जाता है वो, और उसमें से वाटर कंटेंट निकालने के बाद उस पाउडर को ड्राई कर लेते हैं। उस पाउडर को ड्राई करने के बाद उसमें फॉर्मेलिन मिलाई जाती है। उस प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और उसके बाद ही ये कोगुलेटेड मिल्क जो होता है, कोगुलेटेड कैसीन जो होती है, वो कैसीन फॉर्मल्डिहाइड नाम की प्लास्टिक्स में बदल जाती है। और ये बड़ी मजबूत प्लास्टिक होती है जिसे हम क्रॉस लिंक कैसीन फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ जो है, पुराने टाइप के जो बटन होते थे जिसमें वेव्स वगैरह या डिफरेंट डिजाइंस या डिफरेंट टेक्सचर हॉर्न लाइक जानवरों के सींग का जैसा टेक्सचर होता है, वैसा टेक्सचर ही इस प्लास्टिक में लुकाता है। तो इसको पुराने ज़माने में बटन्स में, फैंसी बटन्स में यूज़ किया जाता था। आई सी, ओके, टेल मी अबाउट कॉटन, हाउ प्लास्टिक इज मेड आउट ऑफ इट एंड वेयर इट इज यूज्ड। Answer is, sir, cotton is a polymer and its scientific name is cellulose. Cotton as such cannot be made into plastic, but when acetylation means treating with acetic acid or nitration, or treating the cotton with nitric acid, then two famous plastics are formed. One is known as cellulose acetate and other is known as cellulose nitrate. These are very important plastics. Cellulose acetate is used making drawing instruments like set squares, rulers, etc. And cellulose fibers are made out of it, and spectacle frames are also made out of this cellulose acetate plastics. And the other plastic is cellulose nitrate, and cellulose nitrate is used in making table tennis balls, cinema films, handles of instruments like screwdriver, etc. ठीक है, मैं समझ गया। अब ये बताइए कि कॉटन से कैसे आप प्लास्टिक बनाएंगे और ये कहाँ यूज होती है। सर, कॉटन जो वो पॉलीमर तो है, यानी प्लास्टिक तो है, लेकिन इसको प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस करते हैं। जैसे कॉटन को अगर हम कॉटन का एसिटाइलेशन करें, यानी कि कॉटन को हम एसिटिक एसिड में ट्रीटमेंट करें, एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद एक प्लास्टिक निकल के आती है, उसको हम सेलुलोज एसीटेट कहते हैं। और अगर इस कॉटन को हम नाइट्रेशन करें, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करें, तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक निकल के आती है, उसे हम सेलुलोज नाइट्रेट कहते हैं। अब इनका यूज़, सेलुलोज एसीटेट का यूज़ जो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे सेट स्क्वायर, स्केल्स वगैरह जो बनाते हैं हम, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम सेलुलोज एसिड से बनाते हैं। सेलुलोज के फाइबर्स भी बनते हैं, धागे, और सेलुलोज से हम चश्मे के फ्रेम भी बनाते हैं। और जहाँ तक सेलुलोज नाइट्रेट का सवाल है, सेलुलोज नाइट्रेट जो प्लास्टिक टेबल टेनिस बॉल्स बनाने में काम आती है, सिनेमा की फिल्म्स बनाने में काम आती है, और कुछ
इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर है, उसके हैंडल्स वगैरह बनाने में ये प्लास्टिक काम आती है। यू मेंशन्ड पॉलीमर, व्हाट इज दैट? सर, polymers is another name given to plastics. Polymers, when machined to make desired shapes of the shapes, then that shape is called plastic generally. आपने बताया पॉलीमर नाम की आपने पॉलीमर का जिक्र किया। पॉलीमर क्या होता है? सर, पॉलीमर और प्लास्टिक्स एक ही चीज होती हैं। प्लास्टिक हम जनरल टर्म्स में उसे प्लास्टिक कहते हैं और साइंटिफिक टर्म्स में पॉलीमर्स कहते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क और भी है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो फ़र्क भी मैं बताऊंगा। पॉलीमर्स को जब हम मशीनिंग करते हैं, पॉलीमर्स के से हम जब कोई प्लास्टिक का आइटम बनाते हैं तो उस मशीनिंग करने के बाद हम पॉलीमर वर्ड का यूज़ नहीं करते, हम प्लास्टिक वर्ड का यूज़ करते हैं। मिस्टर मूर्ति, वी मेक प्लास्टिक पाइप्स एंड वी नेम इट पीवीसी पाइप और प्लास्टिक पाइप। वाई डू वी नॉट कॉल इट पॉलीमर पाइप? Elaborate why you call the plastic a polymer. Answer for this is, sir, scientific and commercial are terms generally spoken or named differently though they are same. Same is the case with a polymer and a plastic. But sir, the definition I gave for plastic in your first question relates more lessly with plastic but more closely with the term polymer. Actually, every plastic is a polymer, but every polymer is not plastic. मिस्टर राममूर्ति, हम प्लास्टिक पाइप बनाते हैं, लेकिन हम उसको पीवीसी पाइप बोलते हैं या प्लास्टिक पाइप बोलते हैं, लेकिन कभी हमने उसे पॉलीमर पाइप तो नहीं बोला। आप इसका फ़र्क समझाएंगे, पॉलीमर और प्लास्टिक क्या होते में क्या फ़र्क है? सर, साइंटिफिक टर्म्स और कॉमर्शियल टर्म्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन किसी एक ही चीज़ का साइंटिफिक नेम कुछ और होगा और उसे कॉमर्शियल नेम या मार्केट में उसे कुछ और बोला जाता है, लेकिन होते वो सेम ही हैं। ऐसा ही पॉलीमर और प्लास्टिक के साथ है, ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। लेकिन सर, जो डेफिनेशन मैंने आपने जो मुझसे पहले क्वेश्चन में पूछी थी, वो डेफिनेशन जरा सी प्लास्टिक से तो कम रिलेट करती है, लेकिन टर्म पॉलीमर से ज़्यादा रिलेट करती है। सर, एक्चुअली वास्तव में अगर देखा जाए तो हर प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर है, लेकिन हर पॉलीमर जो है प्लास्टिक नहीं है। मिस्टर मूर्ति, मेक इट मोर क्लियर। सर, polymeric materials softens on heating and solidifies on cooling and can be classified into 3 categories: elastomers, that is rubbers, and plastics, and the third one is fibers. मिस्टर मूर्ति, इसे साफ साफ समझाइए। सर, पॉलीमेरिक मटेरियल जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर सॉलिड हो जाते हैं। तो ऐसे सारे मटेरियल्स को हम पॉलीमेरिक मटेरियल्स कहते हैं और इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी सर इलास्टोमर्स होती है, जिन्हें हम मार्केट में रबर्स कहते हैं, जो और दूसरी कैटेगरी में प्लास्टिक्स आते हैं और तीसरी कैटेगरी में फाइबर्स आते हैं। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन रबर्स, प्लास्टिक्स एंड फाइबर्स। Sir, the main characteristics differentiating these polymeric materials are their molecular weight and intermolecular forces, which are less in rubbers, more in plastics, and much more in fibers. That is, sir, molecular weight and intermolecular forces of rubber materials are less than the molecular weight and intermolecular forces of plastics, which are less than the molecular weight and intermolecular force of fiber. सर, यहाँ रबर्स, प्लास्टिक और फाइबर्स ये तीनों कॉमर्शियल नेम हैं और इनके साइंटिफिक नेम डिफर कर सकते हैं। ओके, देन हाउ पॉलीमर्स आर मेड? सर, वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट्स, hence a material when produced mostly by reacting similar type of units called monomers. Mono means one and mer means unit. Sir, similar type of
units, I am referring it them monomers with control conditions like using catalyst, temperature controlling and pressure maintaining. ठीक है, तब ये बताइए कि पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं। सर, पॉली का मतलब होता है बहुत सी चीजें और बहुत सी बहुत, और मर का मतलब होता है यूनिट, बहुत सी यूनिट्स। इसलिए ऐसा मटेरियल जो बहुत सी यूनिटों को इकट्ठा करके, सिमिलर टाइप की बहुत सी यूनिट्स को इकट्ठा करके और उनका रिएक्शन करा के कोई चीज बनाई जाती है। और एक ही टाइप की यूनिट को हम मोनोमर्स कहते हैं। एक ही टाइप की यूनिट जब काफी क्वांटिटी में आपस में रिएक्ट कराई जाती हैं तो ऐसे रिएक्शन को, और उसमें कुछ कंट्रोलिंग पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कैटलिस्ट का यूज करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, प्रेशर को कंट्रोल करना। इन चीजों के साथ जब एक ही तरह के मटेरियल्स, एक ही तरह की यूनिट्स को रिएक्ट कराया जाता है तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं। Gases, liquids, fluids, wow. Plastic can be made out of it. Wow. Is this what I heard from you, Mr. Murthy? Okay. I have carbon dioxide gas, oxygen gas, HCl acid, and I want you to make plastic for me, please. Answer for this is, sir, if I try to react 1 lakh molecules of carbon dioxide, oxygen or HCl under any reaction conditions, no new substance is formed. But there is a certain class of molecules, mostly unsaturated organic substances, and putting them to react under conditions, certain conditions, they form new materials quite different with these substances in properties and by nature. For example, ethylene is the gas, polypropylene is the gas, formaldehyde is liquid, acrylic acid is liquid. If I amount them, their molecules in nearly lakhs of molecules, and react them to form, they form polyethylene plastic, polypropylene plastic, polyformaldehyde or polyacetyl plastics, or polyacrylate, and all are plastics, quite new and different materials in properties from its reacting units. Gas, liquid, fluid, वाह क्या कहने। प्लास्टिक कैन बी मेड आउट ऑफ इस, प्लास्टिक इससे बन सकती है। क्या मिस्टर मूर्ति मैंने यही सुना आपसे? ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, HCl लिक्विड एसिड है मेरे पास, और मैं प्लीज ये चाहता हूं कि आप इससे प्लास्टिक बना दें। तो इसका जवाब ये है स्टूडेंट्स, सर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या HCl जो आपने मटेरियल्स ऊपर बताए हैं, इनके एक नहीं बल्कि लाखों मॉलिक्यूल्स को किसी भी तरीके से रिएक्शन करा दूं, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और HCl ही बनेगा। लेकिन एक क्लास मॉलिक्यूल्स की ऐसी है जो ज़्यादातर जो है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अगर मैं उनको रिएक्ट कराऊं तो वो किसी डिफरेंट रिएक्शंस कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के मटेरियल बना सकते हैं, आई मीन प्लास्टिक बना सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज और नेचर में जिन सब्सटेंस को लेके मैं प्लास्टिक बना रहा हूं उनसे बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल होता है। एग्जाम्पल के लिए इथिलीन गैस है, प्रोपेलिन एक गैस है, फॉर्मल्डिहाइड एक लिक्विड है, एक्रिलिक एसिड एक लिक्विड है। अगर मैं इसके 1 लाख के करीब मॉलिक्यूल्स ले लूं और उन्हें डिफरेंट रिएक्शंस कंडीशंस में रिएक्ट कराऊं, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल बन जाता है जिसे मैं पॉलीथीन कहता हूं, ये एक प्लास्टिक है, पॉलीप्रोपिलीन कहता हूं, ये एक प्लास्टिक है, पॉलीफॉर्मल्डिहाइड कहता हूं, ये भी एक प्लास्टिक है, और पॉलीएक्राइलेट कहता हूं, ये भी एक प्लास्टिक है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो इनके रिएक्टिंग मटेरियल्स से, जो रिएक्टिंग यूनिट्स हैं, उनसे ये डिफरेंट टाइप की प्लास्टिक बन सकती है। लेकिन
ये एक सर्टेन क्लास के लिए ही वैलिड है, हर चीज के लिए ये वैलिड नहीं है. ओके, डू यू मीन only organic materials are capable of making plastics? But we have heard of inorganic polymers. Do you agree? Can you name them? Yes, sir. Inorganic polymers do exist, but less practiced. A few names that I know are polysiloxanes, which is famous in the name of silicone plastics, polysulfides made up of sulfur, and polyphosphates made up of phosphorus. ठीक है. आपने बताया कि प्लास्टिक बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से ही आपके हिसाब से प्लास्टिक बन सकता है. तो क्या आप बता सकते हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी आपने कभी सुने हैं? अगर ऐसा है तो क्या आप इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के कुछ नाम बता सकते हैं? जी हाँ श्रीमान जी, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में उतने इस्तेमाल नहीं किए जाते. अब मेरे हिसाब से जो मैं कुछ नाम जानता हूँ वो है पॉलीसिलॉक्सेन, जो सिलिकॉन प्लास्टिक के नाम से मशहूर है, पॉलीसल्फाइड जो सल्फर से बनाई जाती है, और पॉलीफॉस्फेट जो फॉस्फोरस से बनाई जा सकती है. ओके, कैन यू कैटेगराइज द प्लास्टिक्स मटेरियल्स? बिकॉज वी आर फाइंडिंग हियर different plastics. Yes sir, categories of plastics may be: number 1, polyolefins, for example polyethylene, and second category is polyamides, under which comes the nylons. Next is polyhalides, and famous plastic PVC comes under this head, and polyacrylates means plexiglass, or polymethyl methyl acrylate is another important plastics famous in the name of plexiglass, and formaldehyde, polyformaldehydes like polyacetals, bakelite, etc. And certain other category of plastics is copolymers. ठीक है, आप जो है प्लास्टिक मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं. हाँ सर, प्लास्टिक मटेरियल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है. फर्स्ट कैटेगरी जो फेमस कैटेगरी है वो पॉलीओलिफिन्स की है, जिसमें पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन वगैरह प्लास्टिक्स आती हैं. दूसरी कैटेगरी में पॉलीएमाइड्स है, जिसमें नायलॉन्स और डिफरेंट टाइप की नायलॉन्स आती हैं. तीसरी कैटेगरी हम जो बना सकते हैं वो पॉलीहेलाइड्स है, जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, टेफ्लॉन वगैरह आता है. और एक अगली कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे जो मैंने दी हुई है पॉलीएक्राइलेट्स, जिसमें प्लेक्सीग्लास आता है, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट कहते हैं उसे. और पांचवी कैटेगरी में पॉलीफॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, जिनमें पॉलीएसिटल्स नाम की प्लास्टिक आती है, बेकेलाइट नाम की प्लास्टिक आती है, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड नाम की प्लास्टिक आती है, और एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कोपॉलीमर्स कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट क्वेश्चंस may not be exactly same as raised in the video, but you need to emphasize on the technical aspects laid down in the answers. That is only thing to clear the interview. If any one of you is interested in setting up a plastic industry, we may provide you the preliminary reports of the concerned products. Anyway, like, share and subscribe this channel, and thanks for watching this video. प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस का रूप इंटरव्यू में कुछ और हो सकता है, पर आपको दिए गए आंसर्स के टेक्निकल पक्ष का विशेष ध्यान देना है, जो आपको इंटरव्यू में सफलता दिलाएगा. यदि आप में से कोई प्लास्टिक उद्योग सेटअप करना चाहते हैं तो संबंधित प्लास्टिक आइटम्स की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं. कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.